हेलो। आज की कहानी अपमान का घूंट, इसे बेदो ने लिखा है। और ये जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है। एंड दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ लाइफ स्टोरीज उन औरतों की जिन्होंने सफाई कर्मचारी के रूप में पूरी जिंदगी काम किया है। अपमान का घूंट। मेरा जन्म सन 1976 में साहबदेई के घर पर हुआ। मेरी माँ मजदूर थी। वह दाई का काम भी करती थी। उन्होंने दाई का काम अपनी माँ से सीखा था। माँ की शादी गांव दनोदा में किशना राम के साथ हुई। वह तगार का काम करते थे और बहुत ही ईमानदार थे। मेरे पापा दो मिस्त्रियों का काम संभालते थे। हम पांच बहन भाई थे, तीन बहनें, दो भाई। मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं जब स्कूल जाती वहां मुझे लड़कियां चूड़ी की लड़की कह कहकर चिढ़ाती थी। मैंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। हुकुम मास्टर मेरे गांव का था। वह अक्सर शराब पीकर आता था। मैं उससे बहुत दूर रहती थी। एक बार उसने मेरी किताबों के पैसे छीन लिए। मेरी माँ ने उसे बहुत मारा। मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। पर कभी किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे गांव के ऊंचे लोगों का भी समर्थन था। वह जब तक स्कूल में रहता मैं कांपती रहती। वह हमारे बस्ते चेक करता था। यूं मुझे अपने गांव से बहुत प्यार था। घर कुनबा भी बहुत अच्छा लगता था। हमारे परिवारों की महिलाएं जमींदारों का कबाड़ उठाती थी। किसी बीमार लड़की की ओपरी होती तो जमींदारों की औरतें इस काम के बदले 1.5 रोटी और छोटी सी कटोरी खिचड़ी देती थी। मैं उनके मुंह पर पूछती, ये बहुत कम रोटी क्यों देते हैं? हम इतनी दूर आते हैं फिर भी हमें 1.5 रोटी मिलती है। वे बहुत ऊपर से रोटी देती। जब वे वोट मांगने आते हम उनके लिए कुर्सी मेज डालते। एक बार मेरे भाई ने कहा, इनका परिवार हमें कहता है कि ये हमारे चूड़े हैं। सुषमा मैडम हमें ऐसी बातें सिखा गई जिससे मुझे अच्छे बुरे का पता लगा। वह लंबे बालों वाली मैडम बहुत प्यारी थी और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। 1.5 रोटी वाली जाटनी आई, ए कृष्णा हमारे यहाँ शादी है। तुम्हारे अड़ंगा उठाने के लिए तेरे भाई से कह, तू तुम्हारे बकरी की मिंगन बुहार दे तो 1.5 रोटी नहीं 4 रोटी देंगे। मेरे भाई खेत इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि जमींदार लोग उन्हें 1.5 कहकर अपमानित करते थे। एक दिन मेरे भाई उनके यहाँ काम कर रहे थे। जब जमींदार ने कहा, 1.5 क्या कर रहा है? चिढ़कर मेरे भाई ने उस पर कसीब से किया। भाई ने हमारे मोहल्ले में से जमींदारों के ट्रैक्टर निकलने भाई ने हमारे मोहल्ले में से जमींदारों के ट्रैक्टर निकलने बंद कर दिए थे। जमींदारों की एक लड़की जो गूंगी थी को ससुराल वाले मारने लगे। रात 11 बजे की बात है। मेरे भाई ने लाठी लेकर उसके ससुराल वालों को मार भगाया। उसके बाद जमींदारों के लड़कों ने मेरे भाई को थोड़ा सामान देना शुरू किया, लेकिन गांव के आम लोग फिर भी हमें चूड़ा ही कहते थे। खेतों में जमींदारों के लड़के वाल्मीकियों की लड़कियों को छेड़ते रहते थे, उनसे गलत काम करते थे। बिना माँ बाप की एक वाल्मीकि लड़की थी, उसे जमींदारों के लड़के खराब करते थे। मुझसे एक बदमाश लड़के ने बदतमीजी की। मैंने उसे पकड़कर पीटा। वह गुंडा था। मैं गली से गोबर उठा रही थी, वह भैंस लेकर आ रहा था। उसने गलत तरीके से मेरी छाती को छुआ। मेरी माँ उनके घर गई। उसने कहा, तेरी बेटी ने मुझे पीटा। वे दादा कहलवाते थे, मेरे भाई मना करते थे। हम उम्र को दादा क्यों कहें? एक दिन 20-25 लड़कों ने मेरे भाई को पकड़ लिया। उन्होंने उसको बहुत मारा। मैं केस करना चाहती थी, उन्होंने नहीं करने दिया। मेरी शादी धक्का बस्ती में हो गई। पति ने फौज में नौकरी छोड़ दी। वह मुझे पति का प्यार नहीं देता था, क्योंकि उसका प्यार किसी और के साथ बटा था। वह किसी और के साथ रहता था, इसमें मेरा क्या खोट था? वह मुझसे 20-25 साल बड़ा था। ससुर भी फिर भी थोड़ी मेहर करते थे मेरी, बाकी सभी नफरत करते थे। मैं 3 बजे उठती थी। वह पूरे परिवार की सेवा करती थी। खर, खर्चा सास ससुर करते थे। मेरी सास पखाने साफ करती थी। ससुर लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। मेरे पति ने मेरे चांदी के गहने बेच दिए थे। मैं शराबियों को घर में नहीं घुसने देती थी तो मेरी सास मारती थी। उन्हें पैसे का लालच जो था, मैंने कभी पैसे के लिए उन्हें नहीं घुसने दिया। कभी जुए का जीता हुआ पैसा नहीं लिया। जब जुए के जीते हुए पैसे सास ने खर्च कर दिए तो पति ने सास को पीट दिया। मैंने पैखाने उठाने से साफ मना कर दिया और कहा,
मैं कितनी ही मेहनत करूंगी पर यह काम नहीं करूंगी। मैं कोठियों में लग गई। पति मुझ पर शक करता था। मैं चुगली नहीं करती थी, शायद इसलिए पड़ोसन को मैं पसंद नहीं आई। जब मैं उसकी चुगली में रुचि न दिखाती तो वो मेरे पति को सिखाती, बहुत सामने बोलती। इन सबकी दिलचस्पी ही यही जानने में थी कि किसका किससे क्या संबंध है। इसी झगड़े में मेरे पति ने मेरा हाथ तोड़ दिया। हमारे बीच दूरियां बढ़ती रही। बच्चा पेट में होता, जापा मायके में निकालती। जब बीमार हुई तो मेरे बच्चों ने मांग मांग कर मुझे खाना खिलाया। फिर मुझे धागा मिल में नौकरी मिल गई। मैंने भाइयों को बताया कि मांग कर रोटी खाई। मेरा भाई रोने लगा। मेरे मायके वालों ने मुझे राशन देकर भेजा, पड़ोसियों ने भी दिया। नौकरी के लिए जाने से पहले मैंने अपने बच्चे सास के पास छोड़ दिए ताकि मैं संभल जाऊं, तब ले आऊं। लेकिन वे मेरे मायके पंचायत ले आए। कहा बेदो भाग गई। वे मुझे पागल पागल साबित करने में जुट गए थे। गुस्से में मेरे भाई ने उन्हें एक तरफा पंचायतियों को भगा दिया। मेरे भाई ने उन्हें बताया भी। वह धागा मिल में नौकरी करती है, हमने उसे महीने का राशन देकर भेजा है। परंतु एक दिन वे मुझे धोखे से ले आए। जैसे ही बस्ती में घुसी ससुर मारने लगा। मैं वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी कि जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वहीं बाजार के बीच मेरा हाथ उठ गया। बेटे के वयस का होकर तू भी ऐसा करता है। मेरे 5 बच्चे हो गए थे, तब मैं सिर्फ 20 साल की थी। उसके बाद सन 1996 में मैंने टेलीफोन एक्सचेंज में 600 रुपये में काम किया। एक फोटोस्टेट वाला गलत बोलता था, मुझे बुरा लगता था। वह मुझे गलत नज़र से देखता था। तब वहां कार्यरत सुनीता मैडम ने उसे धमकाया। बाकी औरतों ने भी मेरा साथ दिया। मैं शर्माती बहुत थी, पर एसडीओ सुनीता अरोड़ा मैडम ने मेरा साथ दिया, मुझे गलत चीज़ों से बचाया। वहां लोगों द्वारा किए जाने वाले गंदे मजाक से मैं दूर रहती थी। फिर जीएम डीजीएम के अलावा वहां 10 घर और हैं। 400 रुपये में वहां काम करती थी। मैं मास्टर रोल पर काम करती थी। जीएम साहब अच्छे थे, संदीप नाम था। डीजीएम की पत्नी कड़क थी। वे दोनों खिलाड़ी थे। मैं घर से वहां एक दो दिन चक्कर एक मैं वहां घर से वहां तक 2-3 चक्कर लगाती थी। पहले कॉलोनी में 400 रुपये मिलते थे। 400 रुपये कॉलोनी व 600 रुपये ऑफिस के, फिर 700 रुपये हो गए। काम से प्रभावित होकर 600 रुपये तक दफ्तर से मिलते थे, 300 रुपये और सभी जगह काम करके टोटल 2000 रुपये मिलते थे। नए साल वाले दिन पति ने हाथ तोड़ दिया। मैडम को पता लगा। फिर मेरे मायके वालों ने मेरा इलाज करवाया। मैडम ने कहा तू खड़ी दिखती देखती रह, मैं काम खुद करवा लूंगी। सुनीता अरोड़ा ने मेरी इस स्थिति में बहुत मदद की। फिर मैं पति से अलग रहने लगी। पति पर मैंने घरेलू हिंसा के तहत केस किया। फिर वह सड़क पर मारपीट करता। यह देखकर लोग आते, मुझसे छेड़छाड़ करते। मैं लड़ती रहती। फिर ऑफिस में मैडम बदल गई। ऑफिसर धमकाते, या तो हमारे घर में काम करो, नहीं तो हटा देंगे। मैं उनके घरों में काम करती। वे हटाने की धमकी देकर मुफ्त में काम करवाते। यदि एक दिन भी न जाऊं तो अपमानित करते। कहते कभी भी छुट्टी की तो हटा देंगे। दफ्तर के साथ घरों में बिगारी करनी पड़ती। मन होता तो कभी 100-200 रुपये दे देते। इनकी बीवियां घर पर मुफ्त काम करवाती। मेरे बच्चे मेरे साथ काम करने लगे, लेकिन मैं जिसकी कोठी पर न जा पाती तो यह धमकी जरूर मिलती, हटवा देंगे। फिर मैं सुपरवाइजर बन गई, स्वीपर वार्डन हो गई, लेकिन तनख्वाह वही रही और काम दुगना हो गया। खुद का काम करती व दूसरों का काम देखती। घर के हालात ऐसे थे कि बच्चे नहीं पढ़ पाए। बड़ी लड़की को पहले 12वीं कक्षा पास करवाई, फिर उसे हिसार के जाट कॉलेज में पढ़ाया। उसने बीए, बीएड, सीटेट क्लियर किया, कंप्यूटर कोर्स किया। उसकी शादी दिल्ली में लड़की की पसंद के एक प्राइवेट नौकरी वाले लड़के से कर दी। लड़की खुश है। यूपी से एक मैडम आई। वह हमारे बर्तन तो अलग रखती थी, लेकिन खाना देती थी। इस मैडम ने भी हमारी मजबूरी का खूब फायदा उठाया। कपड़े भी धुलवाने लगी। जीएम की घरवाली मेरी दूसरी बेटी को सारा दिन अपने घर रखती, कपड़े धुलवाती, रोज साफ सफाई करवाती। मैं और मेरे बच्चे हमेशा मजबूर रहते कहीं नौकरी न छूट जाए।
हम माँ बेटी यूनिवर्सिटी से लड़की लाते, फिर खाना बनाते। जीएम की घरवाली मेरी बेटी नीलम व ममता से पहले काम करवाती थी, फिर पैर दबवाती थी। मैडम के पति का तबादला भी यहाँ से बहुत लंबे समय बाद हुआ। 10 या 15 साल मेरा व मेरे बच्चों का खून पिया। पहले पहल तो इस मैडम ने मुझसे हमदर्दी दिखाई थी। मैडम मेरी बेटियों को भी काम वाली कहती थी और उन्हें डांटती भी थी। एक दिन किसी की मौत पर जाने के कारण मैं नहीं पहुंची थी। तब मेरी बेटी को मैडम ने चिल्लाकर कहा, चाहे तुम्हारे सारे मर जाएं, मेरे घर काम आकर करना ही पड़ेगा। एक बार मैडम मेरी बेटी को मारने पीटने को ही आ गई और गालियां भी दी। एक दिन काम का लालच देकर मेरी बेटी का 3 लड़कों ने बलात्कार किया। मेरी बेटी के दिमाग पर इस घटना का इतना बुरा असर हुआ कि वह पागल होकर सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी। फिर मेरी बेटी थाने में गई। इस घटना की जानकारी किसी ने सतीश बालन एसपी को दी। एसपी ने लड़की को ढूंढने में सारे शहर की पीसीआर लगा दी। पुलिस को लक्ष्मीबाई चौक पर लड़की मिली। पूरी घटना की जानकारी लेकर लड़कों को गिरफ्तार किया गया। लड़के 1 साल जेल में रहे। इसी बीच एसपी सतीश बालन का तबादला किसी और शहर में हो गया। रेप करने वाले लड़के की मां एक जज की कोठी पर लगी हुई थी। 1 साल के बाद लड़का जेल से बाहर आ गया। लड़की पूरी तरह से पागल हो गई। रोहतक के 13 नंबर वार्ड में लड़की को एडमिट करवाया गया। लड़की थोड़ी ठीक हुई तो एक लड़का देखकर शादी कर दी गई। लड़की शादी के तुरंत बाद ही पता चला लड़का शराबी और जुआरी था। वह लड़की को मारता पीटता था। हमने लड़के पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया। मेरी व मेरे बच्चों की जिंदगी में लगातार इस तरह की दर्दनाक घटनाएं होती रही और हम सभी लड़ते हुए अपनी जिंदगी जीते रहे। जिंदगी में एक भी पल सुख का नहीं जी सके। पता नहीं किस भगवान ने हमारी जिंदगी इस तरह बनाई। और ये कहानियाँ हालांकि अलग अलग औरतों ने लिखी हैं, पर ये कास्ट का कुछ एक ऐसा रूप है जो वाल्मीकियों में, जो इसमें ज़्यादातर औरतें हैं जो वाल्मीकि कम्युनिटी से ही आती हैं। ये सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है। ये सेम मॉडल आपको दलितों के हर परिवारों में मिलेगा, जिसमें शिक्षा के अभाव के कारण, इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस के कारण, नौकरियां ना होने के कारण मारपीट, शराब, जुआ, इन्हीं सब चीज़ों से दलित जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं और जिनकी पूरी पूरी जिंदगियां बस और लोगों को आज तक जो हम कहते हैं कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, जो सेवा का है, सिर्फ बाकी जातियों के लिए जो दलित हैं वो सिर्फ सेवा के लिए हैं। तो लोगों की जिंदगियां सिर्फ उसी ही दायरों में आज तक जो जा रही है वो वैसा ही आपको मॉडल दिखाई देगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम इस किताब के दौरान पढ़ेंगे। इसके संपादक अशोक कुमार गर्ग जी हैं। थैंक यू सो मच।